हेलो दोस्तों। हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या हम हिंदी में कहें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, मैंने बताया था 1991 की आर्थिक नीति के बाद हमने देश में क्या किया, आर्थिक सुधारों को आईएमएफ के सहयोग से धीरे धीरे सुधारना चालू किया ताकि हमारी जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें लचीलापन आए, उसमें सुधार आए और तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने एलपीजी की अवधारणा को लाया। एक एक करके हम समझते हैं कि एलपीजी क्या है। हम सबसे पहले समझते हैं उदारीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में लगाए गए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध, नियमन, कोटा, परमिट, लाइसेंस या अन्य प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त करके, क्यों समाप्त कर रहे हैं हम, समाप्त करके अर्थव्यवस्था को सरल और उदार बनाना। क्या बनाना? सरल और उदार बनाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था में लगाए गए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों, नियमनों, कोटा, परमिट, लाइसेंस एवं अन्य प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था को सरल और उदार बनाना कहलाता है आर्थिक उदारीकरण। अब जरूरत क्यों पड़ी उदार बनाने की? क्या हमारी जो पहले की व्यवस्था चल रही थी 1948 में, हमने औद्योगिक एक्ट लाया, औद्योगिक अधिनियम, 1951 में फिर से एक और औद्योगिक अधिनियम आया, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था उदार नहीं थी? तो समझते हैं क्या हुआ था। थी, उदार थी, पर हुआ क्या, दिक्कत कहाँ आई? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, हमने आज़ादी के बाद क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण हो और आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण हो, जहाँ दोनों क्षेत्रों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का महत्व दिया जाता है, निजी क्षेत्र को भी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब क्या किया हमने, इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण उद्योगों एवं आर्थिक संरचनाओं का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में करने का निर्णय लिया। ठीक है, साथ ही आधारभूत और जो बड़े उद्योग थे उनको विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने टैक्सों में भारी वृद्धि की कि कहीं विदेशी आके हमारे यहाँ खोल ना ले कारखाना, क्योंकि अंग्रेजों का डर बैठा हुआ था मन में, है ना, तो फिर से आके कारखाने खोल लेंगे और हम फिर से ना गुलाम हो जाए। तो संरक्षण दिया गया देसी उद्योगों को। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये भी कोशिश की गई क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था, गरीब बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये कोशिश की कि गरीबों का आर्थिक शोषण ना हो पाए। बड़े औद्योगिक घरानों के विस्तार पर हमने रोक लगाई। ठीक है, आयात शुल्कों में वृद्धि की। ठीक, आयात लाइसेंस जारी किए गए, है ना, कोटा निर्धारित किया गया कि कोई भी विदेशी मात्र इतनी मात्रा में ही हमारे पास सामान भेज सकता है। ठीक है, अब देखो 20-50 सालों में, 25 सालों में क्या हुआ, सरकार की इस नीति का दुष्परिणाम ये हुआ कि देश में अक्षम और अकुशल उद्योगों की स्थापना हुई, क्योंकि विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिला, है ना, देशी उद्योगों को। तो क्या हुआ, आधुनिकीकरण और नवाचार, इनोवेशन, गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, है ना। अब देखिए इससे क्या हुआ, लिंक वाइज हम समझते जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, इन सब प्रतिबंधों के कारण देश में उच्च लागत पर घटिया और निकृष्ट वस्तुओं का निर्माण होने लगा। मतलब घटिया वस्तुओं का निर्माण होने लगा महंगे दामों पर। व्यापार घाटा भी बढ़ने लगा क्योंकि आपके घटिया सामान विदेशी तो खरीदेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम किसमें पड़ गए, आर्थिक संकट में पड़ गए। अब क्योंकि हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है ना, निर्यात नहीं बढ़ेगा तो हम डॉलर कहाँ से आएगा। तो हमने क्या किया, विदेशों से कर्ज लिया, और जब हमने कर्ज लिया तो हम अंतर्राष्ट्रीय ऋण जाल में फंस गए। ठीक है, जिससे निकलना भारत को असंभव लगने लगा। फिर मैंने वही बताया, हम आईएमएफ के पास गए, उसमें उदारीकरण के लिए कुछ शर्तें तो भी, वो क्या शर्तें थी, हमने क्या किया उदारीकरण के लिए। देखिए, हमने फेरा में संशोधन किया। ठीक, हमने फेरा में संशोधन करके हम क्या लाए, फीमा लाए। ये क्या है आप समझ लेना, फेरा में संशोधन करके हम फीमा लाए। औद्योगिक लाइसेंसों की समाप्ति की। मैंने बताया ना, केवल परमाणु, रक्षा, रसायन, शराब,
ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, बाकी सारा कुछ हमने निजी क्षेत्र को दे दिया, वो भी बिना लाइसेंस के। इसके बाद याद है हमने प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की 2003 में शायद, तो हमने प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की, MRTP के नियंत्रण की समाप्ति की, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो जितने भी उद्योग आरक्षित थे उनको निजी क्षेत्र को हमने दिया, ठीक है। हमने FDI को मंजूरी दी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति की, और हमने अपने रुपए को चेंज किया, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, तो हमने रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता मतलब नोटबंदी की, ठीक। तो इस तरीके के हमने कदम उठाए और हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुई, उदार और सरल हुई, ठीक। जैसे जीएसटी भी उदारीकरण का एक रूप है। कैसे? 50 प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं आपको, है ना। एक व्यापारी टैक्स ही भरता रहेगा तो फिर कमाएगा क्या? तो बेहतर है इसका सरलीकरण किया जाए और महीने में एक बार आप टैक्स जमा कर दो, केवल एक ही टैक्स लगेगा, सारे देश में एक जैसी वस्तुएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से एक क्लिक में कोई भी व्यापारी एक बटन दबाते अपना सारा टैक्स जीएसटी ऑफिस को जमा कर देता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं उदारीकरण के अंतर्गत। अब आते हैं निजीकरण, ठीक है। निजीकरण से क्या मतलब है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी को निजी क्षेत्र में बेच देना, ठीक। क्या समझ में आया? सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी को सरकार क्या कर देती है, निजी क्षेत्र में बेच देती है। अब देखिए इसका मूल कारण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का न्यून लाभ दर, बेहद, है ना, कम उत्पादक क्षमता होती है। यदि आप किसी सरकारी अधिकारी को दे दोगे कंपनी तो वो बैठ जाएगी, ठीक। निरंतर बढ़ता हुआ घाटा, है ना। आप भेल की हालत कितनी बुरी है, आप BSNL की हालत देख लीजिए, आप रेलवेज कितने घाटे में चल रही है, एयरपोर्ट्स हमारी कितने घाटे में चल रहे हैं, एयर इंडिया तो बंद हो गई, ना जाने भी कितनी संस्थाएं बंद होंगी, उसका कारण यही है, ठीक है। इसके बाद अल्प क्षमता का उपयोग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब इन जो तमाम बड़ी बड़ी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, अब उनसे क्या होता है, सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है। एक तो फायदा दे नहीं रहे हैं और ये संस्था फायदा तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से सरकार को पेमेंट रख रखाव में भारी घाटा होता है। इसीलिए सरकार इन सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेच देती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1991 में नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्योगों के लिए जो आरक्षण की सूची थी उसको संक्षिप्त कर दिया और निजी क्षेत्र के लिए हमने तमाम क्षेत्र खोल दिए और अपने सार्वजनिक क्षेत्रों की अंश पूंजी को निजी क्षेत्र को बेच दिया। शायद आपको निजीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से चलते हैं वैश्वीकरण में, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, ठीक है। अब ये एकीकरण क्या मतलब है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में अपने कारखाने खोल सकती हैं। भारतीय कंपनियां दुनिया भर में अपने कारखाने खोल सकती हैं, विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं। विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो FDI आएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, हमें मुनाफा होगा। अब कोई कंपनी भारत में खुलेगी तो भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और तमाम चीज़ें, सरकार को टैक्स मिलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनियों को और किसी देश को, उद्योगों को, कंपनियों को विश्वव्यापी श्रम विभाजन का लाभ मिलने लगता है। जैसे फोर्ड है ना, फोर्ड ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की कंपनी है। ये जो कंपनी है अपनी कारें 15 देशों से मंगाए गए विभिन्न कल पुर्जों से करती है, ठीक है। अब देखिए 1950 में, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, 1950 में अमेरिका में, ठीक है, 20 राष्ट्रीय क्या बोलते हैं आपकी 20 मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है, जो कि 10 सालों में बढ़ के क्या हो गई, 7000 मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। अब मल्टीनेशनल कंपनी से क्या हुआ, ये अब जैसे हमारे देश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना कारखाना खोला, है ना, अपने उद्योगों की स्थापना की, अपना कोई प्रोडक्ट लेके आए, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर क्या होगा, उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ेगी,
क्योंकि वो नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई नई मशीनें लेके आएंगे, तो देश में भी रोजगार को मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और देश में एक बहुत हेल्दी क्या होगा, प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें हैं, आप समझ चुके हैं, ये तीनों चीज़ें एलपीजी। अब इनकी डिटेलिंग आप देख लीजिएगा क्या है कैसा है, मैंने परिभाषा समझा दी। और ये मेरा जो उद्देश्य था ऑडियो बनाने का, कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, और आपके पास यदि समय ना भी हो तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएँ। इसके अलावा आप देख लीजिएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, ये एलपीजी अलग अलग से एल, पी और जी 6 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे परिभाषा आती है, और पूरे 15 नंबर पे एलपीजी का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा पिछले 30 सालों में, 1991 से 2020 तक, ये प्रश्न आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक जो वैश्विक व्यापार का नियमन करती है संस्था, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया व्यापार, उद्योग और पैसों से चल रही है, तो एक संस्था का जिक्र होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो सारे नियम बनाती है व्यापार से संबंधित, प्रशुल्क दरों को बनाती है, प्रशुल्क दरें लगाती है, किसी देश को अनैतिक काम करने से रोकती है ना, और तमाम तरीके के नियम बनाती है। तो ये आप WTO भी इसी के साथ पढ़ लीजिएगा। WTO और भारत के आपसी विवाद से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, आप वो देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको एलपीजी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।